संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। ये वो प्रश्न है जो कई एक बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? बताइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 21 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो बता दें, संविधान सभा की आपकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी बेटा 9 दिसंबर 1946 को। किस दिन हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब इन ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, तो आइए ऑप्शन को एक्सप्लेन करें। ऑप्शन है, संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई? दिल्ली में, जहां डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। कैसे अध्यक्ष थे बेटा? अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, मतलब उसके जस्ट दूसरे दिन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष हो गए थे। किस दिन? तो 11 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में प्रथम बैठक हुई थी, जहां डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्षता की थी। यहाँ से तुम्हारा इतना डाउट क्लियर होता है। ठीक है, आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स कर लीजिएगा। डेली आपको जीके जीएस के लिए मिनिमम 15 मिनट तो प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, आप 15-20 मिनट आप उन्हें दीजिएगा, जिससे कि आपका जीके जीएस अच्छा हो जाए। ठीक है, और आप छोटा जब टारगेट होगा, अगर 15 मिनट का ही होगा, तो डेली आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है प्रारूप समिति के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर BN राव। तो बता दें आपको, प्रारूप समिति के स्थायी अध्यक्ष की अगर बात की जाए, तो प्रारूप समिति के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब थोड़ा सा इन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एक्सप्लेन ऐसे है, प्रारूप समिति के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे एवं डॉक्टर BN राव। कौन? डॉक्टर BN राव मुख्य सलाहकार थे। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आपका? अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर BN राव। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बता दें आपको, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया गया? संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया गया? 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 अक्टूबर 1949, 26 जनवरी 1950। किस दिन संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया? तो वह कर दिया गया बेटा
26 नवंबर 1949 को। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया था। अर्थात संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था। ठीक है बेटा, ये आंशिक रूप से लागू हो गया था। ये कैसे लागू हो गया था? तो ये आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था संविधान, जिसमें 16 अनुच्छेदों का लागू कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू कर दिया गया? ऑप्शन ए 26 फरवरी 1950, 26 मार्च 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो ये बेटा लागू कर दिया गया पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को अनुच्छेद की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी अनुच्छेद, ऑप्शन सी संशोधन प्रक्रिया, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा प्रस्तावना। किसे? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है या आते हैं? ठीक है, अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं या आता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 22। अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो बेटा बता दें, अधिकार वैसे अगर देखा जाए तो इन सब के ही अंदर आते हैं। ठीक है, इसलिए हम टिक करेंगे अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, ऑप्शन सी। अब इन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अनुच्छेद 12 से 35 में अधिकारों का उल्लेख दिया गया है, 12 से 35 में। ठीक है, अनुच्छेद 19 में भारतीय प्रेस या बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में अपराधी सिद्ध होने पर संरक्षण का अधिकार है, और अनुच्छेद 22 में कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तो वो दिया गया है अनुच्छेद 22 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन आता है? तो बता दें, आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है ग्राम पंचायतों का संगठन। अब बात करते हैं अनुच्छेद 40, तो इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा देखो, अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों का संगठन कराता है। अनुच्छेद 41 का काम है लोगों की सहायता पाने का अधिकार। लोग जो हैं वो अब सहायता पा सकते हैं। अनुच्छेद 42 है काम की न्याय संगत, कोई भी काम है उसकी न्याय संगत। अनुच्छेद 51 में क्या है? मूल कर्तव्य। ठीक है, और मूल कर्तव्य की संख्या टोटल कितनी है? तो वो है 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संघ की शक्ति किस में निहित होती है? भारत के संघ की शक्ति किस में निहित होती है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। आपका सही उत्तर क्या है? तो आपका सही उत्तर है भारत के संघ की शक्ति राष्ट्रपति के अंडर में होती है या राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये
यूनियन ऑफ द पावर होता है, यूनियन ऑफ द पावर होता है, ठीक है। और संघ की शक्ति दो लोगों के पास और होती है, एक तो होता है आपका कार्यपालिका, ठीक है, और एक होता है आपका न्यायपालिका। क्या क्या? कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, कार्यपालिका न्यायपालिका। क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आगे चलते हैं, इनके ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ऑप्शन 62 में राष्ट्रपति के पद को रिक्ति को भरना होता है। जैसे अगर मान लो कोई भी राष्ट्रपति अकस्मात या सडन कोई भी राष्ट्रपति पद से हट जाता है, या जैसे एक्सपायर हो जाए या कोई इमरजेंसी घटना हो जाए जिसकी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो क्या होता है कि राष्ट्रपति के पद खाली को भरने के लिए कोई भी व्यक्ति मनोनीत किया जाएगा, या कोई भी व्यक्ति बिठाया जाएगा, या कोई भी व्यक्ति का निर्वाचन होगा। तो ये अनुच्छेद 62 के अंडर में होगा। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी महान्यायवादी। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी कौन होता है? तो बता दें, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महान्यायवादी। अब बता दें आपको महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। बताइए राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, और इसकी राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा तय की जाती है? तो ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हरियाणा। किस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया है? अनुच्छेद 371, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी अनुच्छेद 55। तो बता दें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर राज्य विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 35A के आप अंडर जम्मू कश्मीर में अब क्या कर सकते हैं? तो आर्टिकल 35A के अंडर आप जम्मू कश्मीर में नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। आपका सही उत्तर क्या है? तो बता दें, आपका सही उत्तर है ऑप्शन
डी, राष्ट्रपति जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 355, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 357, ऑप्शन डी अनुच्छेद 358। आपका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। अब आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इन आर्टिकल्स को। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा हो जाती है। अनुच्छेद 355 में आक्रमण की सुरक्षा करने, जैसे कोई बाहरी आक्रमण करने तो संघ का कर्तव्य बनता है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य देने की घोषणा की गई है। अलग राज्य देने का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब नहीं है, 2019 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 55 में भी क्या होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए 10, कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 21। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 160। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो बता दें, वित्त आयोग का गठन होता है अनुच्छेद 280 के तहत। अब इन सारे ऑप्शंस को एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा, अनुच्छेद 180 का काम क्या है? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन, जो भी अध्यक्ष होगा उसके कर्तव्यों का पालन। ठीक है, अनुच्छेद 280 का काम है बेटा वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 170 का काम है विधानसभाओं की संरचना, और अनुच्छेद 160 का काम है राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन। क्लियर हो रहा है? यहाँ से आपके चारों ऑप्शन एक्सप्लेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो बेटा बता दें आपको, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो बता दें बेटा, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है बेटा? प्रधानमंत्री। और अभी अपने नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है बेटा मोदी। कौन है? तो वो है मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब बात करते हैं नीति आयोग आया कब। तो आपको ये बताना है कि नीति आयोग, इससे पहले नीति आयोग था बेटा, हम बता दें थोड़ा सा, नीति आयोग इससे पहले थे योजना आयोग। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? योजना आयोग कब बदला गया? योजना आयोग कब बदल दिया गया नीति आयोग में? आपको केवल बताना सन क्या है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है बेटा अरविंद पनगड़िया। क्या नाम है बेटा उनका? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, यहाँ से आपका इतना क्वेश्चन क्लियर होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग आया कब। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर तय हुआ? भारत की योजना का गठन किस आधार पर तय हुआ? ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना,
ऑप्शन सी बेबल योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। किस योजना के तहत हुआ बताइए? ऑप्शन ए बी सी डी। बता दें आपको बेटा, ये हुआ था आपका क्रिप्स योजना के अंडर। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिप्स योजना की। तो क्रिप्स योजना में कितने सदस्य आए थे या कितने लोग आए थे क्रिप्स योजना में, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि कितने लोग क्रिप्स योजना में आए थे और क्रिप्स योजना जो था उसका प्रमुख कौन बन करके आया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946। बताइए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? आपको बता दें, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अब आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि अस्थाई सदस्य कौन थे, इस सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे। ठीक है, इतना क्लियर है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आपका ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बता दें, आपका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आपको ये बताना है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये पारित के सन में हुआ था, ये पारित के सन में हो गया था। ठीक है, केवल आपको इतना बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। कौन सा ऐसा अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये पहले हुआ करता था लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। अब आपको इसमें ये बताना है कि इसे बाद में हटाया गया, ठीक है, तो किस सन में हटाया गया? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस आर्टिकल में आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में आता है? आपको इन तीनों के आर्टिकल बताने हैं और संपत्ति का अधिकार किस सन में हटा दिया गया आपको ये बताना है, ठीक है। ये सारा कमेंट में आप बताइएगा और उसके बाद जो भी होगा वो आप, अगर आपको आता है तो ठीक है, आप डेली अपना एक टारगेट 15 मिनट का फिक्स कर लीजिएगा कि 15 मिनट जो प्रीवियस हमने दे दिया है आपको आर्टिकल से संबंधित जो भी हम देते तो आप 15 मिनट आर्टिकल से संबंधित पढ़ने के लिए निकालिएगा। जो